तो काफी पढ़ाई में मैं पीछे हो चुका था। तो फिर मैं काफी पढ़ा, 14-14, 15-15 घंटे। वो जो मेहनत करने की आदत मैंने अपने अंदर डाली, उसी की बदौलत है आईआईटी निकाला मैंने, आईआईटी बीएचयू में गया। मेरा भी सपना था वैसे आईटीएन बनना, बट उसके बाद फिर वो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि जरूरी नहीं है आईटीएन ही बनकर कुछ करें, बिना आईटीएन के भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यार। ये तो सिर्फ कहने की बात है ना कि आईआईटीज है या एनआईटीज है। अगर आपके पास कुछ अच्छा चीज है तो आप बिना उसके भी बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एबीयू पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट लखन कल्पना वासने। एंड आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे स्पीकर जुड़ रहे हैं जिन्होंने काफी कम एज में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है। यस, वो फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं का रैंकर के और 2 मोर कंपनीज के। और वो काफी कम एज में मिलीनियर बने थे, सिर्फ 22 साल की एज में, यंगेस्ट मिलीनियर एट द एज ऑफ 22। एंड वो अपना YouTube चैनल चलाते हैं रैंकर के नाम से, और जिसपे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। यंग हसलर्स वहां पर हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सौरभ मौर्य सर को, जिनको हम प्यार से सौरभ भाई बोलते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप। बिल्कुल बढ़िया भाई लखन। सबसे पहले तेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मैंने कभी सुना नहीं था। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया तुमने, है ना। सभी दर्शकों को, लखन और शिवा को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं। बढ़िया है भाई, बस कोरोना से बच रहे हैं, घर पे हैं और ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ सही रहे। कोरोना एक बार चला जाए तो फिर बाहर निकलेंगे। अभी तो पहले अपने हेल्थ पर फोकस रखते हैं। यस, अब हम जानना चाहेंगे सौरभ भाई आपके एंड से कि आपने इतनी कम एज में आपने कैसे कर लिया। और बताना चाहूंगा सौरभ भाई आईआईटीएन है। काफी मतलब हमारे शो पर पहले ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आईआईटीएन है। अभी तो कोई आईआईटीएन आया नहीं है, तो नहीं, अभी तो आएगा। आप हमें बताइए कि आप कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी थी और कैसे किया था। शुरुआत करते हैं यार। जब मैं वैसे तो जो स्टॉक में बहुत सारे लोग सुन ही चुके होंगे, तो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मैं पहली बार बनारस आया था, यानी वाराणसी एक सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहीं पे सब कुछ शुरुआत हुआ। मैं क्लास 9-10 में जब था, तो उस समय मुझे साइबर कैफे का बड़ा लत लग गया था कि मुझे कंप्यूटर दिन भर चलाना है। तो धीरे धीरे वो रुचि अपने आप डेवलप होने लगी, है ना, कि कंप्यूटर चलाना मतलब टेक के फील्ड में जाना है। लेकिन आपको पता है, जब आपके सपने को कोई और डिसाइड करता है, जैसे घर वाले आपके डिसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग के साथ भी वही था। मेरे 2 भाई और हैं जो आईआईटीएन हैं, वो मुझसे 1-1 साल बड़े हैं। तो उन लोगों ने जब आईआईटी क्रैक किया, तो मानो मेरा ये जो था ना कि मैं साइबर कैफे खोलूंगा या ऐसा कुछ कंप्यूटर पे कुछ चलाऊंगा, कुछ मोबाइल वगैरह का दुकान वगैरह खोलूंगा, तो वो सारे सपने वहीं खत्म। और अब मुझे दिखाना था कि भाई मैं भी आईआईटी निकाल लूं, क्योंकि पापा मम्मी घर वाले तो जान ही रहे थे भाई और कुछ नहीं करना, तुम्हें आईआईटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो एक तरह का आप प्रेशर बोल लो या एक तरह का ये बोल लो कि मेरे पास मजबूरी थी, मैंने ये सफर स्टार्ट किया। तो काफी पढ़ाई में मैं पीछे हो चुका था। तो फिर मैं काफी पढ़ा, 14-14, 15-15 घंटे। वो जो मेहनत करने की आदत मैंने अपने अंदर डाली, उसी की बदौलत है आईआईटी निकाला मैंने, आईआईटी बीएचयू में गया। और जब मेरे भाई मतलब चले गए आईआईटीज में, तो मैं बहुत अकेला हो गया अपने हॉस्टल्स में। और अब घर से थोड़ा पैसा मांगने में भी दिक्कत होती थी। 500 रुपये में पूरा मंथ आपको चलाना है, तो पैसे भी नहीं होते थे। 500 रुपये में तो एक किताब तक नहीं आती थी उस समय। अगर आप कोई किताब लेने चले जाओ जाएगी तो आपके पैसे। तो मैं एक प्राइवेट, जैसे होम ट्यूशन होता है ना उस समय, तो बहुत सारे होम ट्यूशंस थे बनारस में। तो मैं शाम को 1 घंटे डेली एक क्लास 11th के बच्चों को, शुरुआत तो मैंने क्लास 6, 7, 8 से की थी, लेकिन क्लास 11th के बच्चों को मैंने अपने टारगेट के दौरान पढ़ाया। तो उसमें मेरे को 1500 रुपये पर मंथ मिलते थे। अब टीचिंग का जो भूत है वो वहीं से धीरे धीरे चलने लगा कि भाई हमें टीचिंग करनी है तो करनी है, अब चाहे जैसे करनी है। पहले यूट्यूब का कोई ख्याल वाल नहीं था कि नहीं मुझे यूट्यूब चलाना है या यूट्यूब स्टार्ट करना है। जब मैं अपने कॉलेज में पहुंचा, तो कॉलेज में जैसे जेई एडवांस जब आपका निकल जाता है, तो जेई एडवांस निकलने के बाद 3 से 4 महीने आपके प्रोग्राम जो हैं, जिसको इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं, किसी भी आईआईटीज में, जैसे आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी कानपुर, हर जगह आपको मिलेगा। वो 3 से 4 महीने पढ़ाए नहीं जाते आपको, आप मस्त रहो, घर पे आम उम खाओ। तो मैं भी अपने गाँव गया हुआ था, और गांव में ही मैंने देखा कि यार बहुत सारे चैनल पहले से थे। जैसे आप एक हिलोइस एडुकेयर का नाम सुने होंगे, दुष्यंत सर थे। तो मैंने भी ऐसे ही एक कॉपी उठाया, और जो मुझे आता था उसमें केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स में, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी, तो मैंने ऐसे
मोबाइल कहा, या मोबाइल एक टेबल थी मेरे पास जिसके अंदर इतना बड़ा होल था, मैं मोबाइल उस पर रख दिया। मेरा मोबाइल भी नहीं था, मेरे बड़े भाई दीपक का था। और मैं पेज से उसको लिखने लगा, पढ़ाने लगा। सब्सक्राइबर वगैरह बहुत अच्छे इंक्रीज नहीं होते थे, बट मुझे पता नहीं क्यों मजा आता था। जैसे एक दो बच्चे कमेंट करते थे ना कि अरे भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो धीरे धीरे मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता गया। कॉलेज में मैं आया, फर्स्ट डे मुझे याद है हॉस्टल अलॉटमेंट था, क्योंकि मैं बनारस में ही रहा हूँ। मेरा दीपक भाई जो है वो मुझसे 1 साल बड़ा होके आईआईटी बीचूज कर रहा था, तो मुझे कोई डर और नहीं था, ना सीनियर का, ना प्रोफेसर का, ना ग्रेड का। मैं सब कुछ जानता था कि आईआईटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप समझ रहे हो, थोड़ा वो फीलिंग आ जाती है। तो मैंने हॉस्टल मना कर दिया, यानी हॉस्टल में मेरा नाम तो चलता था कि सौरभ मौर्य आर्यभट्टा के इतने इतने हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन मेरा वहां पर एक दिन भी रुकना नहीं हुआ, इवन ए सिंगल डे भी नहीं। रात को मैं मेरे से एक दुर्गा कुंड एक हब है, मतलब जैसे कोटा एक हब है ना, उसी तरह बनारस में एक दुर्गा कुंड हब है जहाँ आईआईटी जेई वालों को कोचिंग दी जाती है। मैं गया, कोचिंग वगैरह वालों से बात किया, अपने कोचिंग जहां मैंने पढ़ा वहां भी। तो कई लोगों ने बोला कि सौरभ एक बार डिग्री ले लो, यानी एक बार तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर आओ, तभी हम दे पाएंगे, क्योंकि अभी इस यंग एज में हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। मैं कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है यार, इनकी बात भी मान लेते हैं। एक मैंने रूम लिया, उस समय 3 या 3500 का रूम था, ब्रह्मानंद कॉलोनी करके एक है, छोटा सा एकदम रूम था। मतलब आप समझ लो जितने बड़े रूम में मैं बैठा हूँ, ये तो थोड़ा बड़ा है आगे से, ऐसे छोटा सा रूम था। सेम दीवार पे मैंने सबसे पहले एक 1200 रुपए का छोटा सा बोर्ड लगाया, ठीक है। उस समय मैं चौक वाला बोर्ड लिया। मोबाइल भी मेरे पास आ ही गया था, क्योंकि अब आईआईटी में मैं चला गया था। मैंने एक छोटा सा मोबाइल भी लिया था, भी सेकंड हैंड, ठीक है। वो भी उसके लिए भी बड़ी कहानी है, कोटा जाके मैं झूठ बोला था 5000 रुपए लेते, काफी स्ट्रगल भरा है। मैं सब बातें बताने लगूंगा तो काफी ओवरलैप हो जाएगा, तो मेन मेन पॉइंट सुन लीजिए बस। तो बोर्ड पे मैं पढ़ाने लगा। एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी जर्नी शेयर कर दी कि भाई मैं आईआईटी में कैसे पहुंचा हूं, और उसमें एकदम सब सही बता दिया मैं। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बताते नहीं मैं तो 10 घंटे पढ़ा, मैं तो 12 घंटे पढ़ा, मैंने तो बहुत मेहनत किया, आईआईटीज में मेरी 4000 रैंक ऐसे आई। मैंने कहा भाई कि मेरी रैंक 4232 जनरल है, 667 ओबीसी है। अब ये कैसे आई सुनो। उसके लिए मैंने अपना सब बता दिया कि मैं कैसे रात को अपने सोने के लिए मैं सोचता था कि नहीं आज मैं साइबर कैफे पे नहीं जाऊंगा, या आज मैं अपने आप को बैलेंस्ड रखूंगा, क्योंकि 11 तो मेरा पूरा बर्बाद हो चुका था। 12th में आने के बाद मुझे पता चला अच्छा ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरह की चीजें। तो बच्चों को आने बड़ी पसंद आने लगी, समझिए। अब बच्चे उस पर इंटरेस्ट दिखाने लगे, कमेंट में वो लिखने लगे कि यार भैया सच में आपका जर्नी तो बड़ा इंस्पायरिंग है। और उसमें मैंने एक शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था कि मुझे मेंटरिंग मिली है। जैसे मैं आपको बताया मेरे दोनों भाई आईआईटीएन थे, तो अब जो वो मेंटरिंग वाला वर्ड है वो हिट कर गया बच्चों को कि भाई मुझे भी मेंटरिंग चाहिए आपसे, मुझे भी मेंटरिंग चाहिए आपसे, मुझे भी मेंटरिंग चाहिए आपसे। क्योंकि आईआईटीज में आप समझो जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सबके पास आईआईटीएन का वो नहीं रहता कि नहीं भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं कहा ठीक है चलो करते हैं। तो मैंने शुरू में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं सोचा आएंगे 10-12 बच्चे, वो उसमें 500 बच्चे आ गए है। और वो ग्रुप भर गया। मैं रात रात भर 3-3 बजे तक डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, अकेला बंदा हूँ। मैं समझा कि यार इसको कोई फिल्टर लगाते। मैंने 99 रुपीज का कर दिया, यानी 99 रुपए का मैंने पेमेंट स्टार्ट कराया। फिर उसमें भी देखा मैंने बहुत सारे बच्चे आ गए, पैसा देने वाले और आ गए। मैं सोचा ये फिल्टर हो जाएंगे, और पैसा दे के आ गए कि चलो पैसा दे रहा तो क्वालिटी मिलेगी। फिर मैं समझा नहीं इसको और महंगा करते, क्योंकि हमें यार ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को नहीं कर सकते। मेंटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रत्येक बच्चों को उसके अनुरूप सारी चीजें बताएंगे, कैसा प्लानर है, किस तरह से काम करना है। तो मैं कहा इसको और महंगा करते हैं। तो धीरे धीरे ये सफर शुरुआत हुआ, और हमारी सबसे पहली जो कंपनी स्टेब्लिश हुई थी उस कंपनी का मेन एजेंडा यही था कि हमें कंपनी स्टेब्लिश करनी है, क्योंकि पेमेंट ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं, हमें प्राइवेट लिमिटेड जाना हुआ, हमें टैक्स भरना पड़ेगा, हमें लोगों को हायर करना पड़ेगा, हमें वैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। तो वहां से कंपनी का स्टार्ट हमने किया। फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होते गई, धीरे धीरे चीजें बनती गई। और उस समय एक आप लोगों ने जो स्टॉक पे एक सुना होगा, 8 महीने तक मैं जनरली कभी हॉस्टल या मेस का खाना नहीं खाता था। कभी कभार हो गया तो हो गया। मेरे पास एक छोटा सा केटल था, तो चाय फेवरेट है मेरा है ना। तो चाय बनाना सबसे आसान है, मैगी बनाना सबसे आसान है, और वो ऐसी चीज है जो आपके समय को बचा सकता है। तो वो मैं बहुत दुबला पतला था, अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं भेजूंगा एकदम लकड़ी की तरह। तो वो काम करके मैंने यहां तक किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार चीजें बढ़िया होते गई, और सच में हम लोगों ने मेंटेनिंग में बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए। जब पहली बार एनटी आया था तो पहली बार हमने 99 परसेंटाइल एक बच्चे का लाके दिखाया था। वो कैसे, वो पूरा का पूरा प्लानर से। तो लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया कि हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे जब लोगों ने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कंपनी अपने आप बढ़ने लगी। फिर हमने 2 और स्टार्टअप का फाउंडेशन किया,
एक तो हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम लोनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने बैंक से लोन लिया तो उसे 8-9% लोन देना पड़ेगा। किसी को हॉस्टल चाहिए तो उसे हॉस्टल खोजना है तो वो 7,000 10,000, आप मनमानी वाला काम अब खत्म। आप दुर्गाकुंड में किसी भी हॉस्टल में जाएंगे, आपके पास सिंपली एक ऐप है, जिस ऐप को स्कैन करके आप कोई भी एक एकदम नॉमिनल प्राइस पे बढ़िया सेवा के साथ उसे पा सकते हैं। तो हमारे 3 स्टार्टअप अभी इस समय पहले रन कर रहे हैं। तो ये जर्नी है ओवरऑल, है ना। इस जर्नी को जितना देखा जा रहा है आगे से, उसके पीछे उतनी मेहनत भी लगी है यार। yes. बहुत रातों की मेहनत है, वो समझ लो 3.5 साल की मेहनत है, आप ऐसा समझ सकते हो। काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है भाई आपकी। एंड मेरा भी सपना था वैसे आईटीएन बनना, बट उसके बाद फिर वो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि जरूरी नहीं है आईटीएन ही बनकर कुछ करें, बिना आईटीएन के भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यार। ये तो सिर्फ कहने की बात है ना कि आईआईटीज है या एनआईटीज है, अगर आपके पास कुछ अच्छा चीज है तो आप बिना उसके भी बन सकते हैं। सही बात है ये। तो आई होप सभी को ये जर्नी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉडकास्ट में सौरभ मौर्य सर। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी कॉलेज लाइफ में कि वो क्या कुछ करें नया कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। और पार्ट 2 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पार्ट 2 में सौरभ भाई ने बताया है किस तरीके से आप अपनी कॉलेज लाइफ में साइड हसल कर सकते हो, आप साइड बिजनेस खोल सकते हो। अगर आपको कोई $1 मिलियन का बिजनेस खोलना है तो किस तरीके का सेटअप होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्टार्टअप के लिए, तो वो सारी चीजें पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक करिए आप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये इंडिया का प्रीमियम पॉडकास्ट है जहां पर हम ऑलरेडी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाइक अमन अग्रवाल, जय किशोरी जी, माधव टेक्निकल, इन सबके साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हिमांशी सिंह जी के साथ भी हम कर चुके हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सजेस्ट करिए कि आपको और कौन कौन से स्पीकर चाहिए हमारे इस शो पर। और बाकी का तब तक चलते हैं। सी आर गुड डे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।